इस आयोजन के मुख्य कर्तव्यकर्ता और जिनकी प्रेरणा से आप सभी पधारे हैं, आदरणीय कृष्णा पूनिया जी, और पूनिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के आप इनका स्वागत करें। हमारे साथी भाई मनोज लेखवाल, जो कि स्वर्गीय भोरलाल जी के सुपुत्र हैं, हमारे बीच में पधारे हुए दीपक जी गडोरिया, सफाई आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वीरेंद्र जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने भी कृष्णा जी को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने में बड़ा सहयोग किया है और कोच भी है। अब मंच पर विराजमान भद्रेरी देवी धानिया, महेंद्र जी धानक, नार सिंह जी, ओम प्रकाश जी, डॉक्टर रामकुमार जी घोटड़, जयनारायण जी मेघवाल, अमर सिंह जी गोठवाल, धर्मवीर कटारिया जी सरपंच, विजेंद्र जी सरपंच, कुलदीप जी सरपंच, भानीराम जी सरपंच, लीलाधर जी पार्षद, मनीराम जी गहलोलिया पार्षद, रोहितास धोइया पार्षद, तीर्थ जी पार्षद, गोपाल जी सोलड़ा, सतवीर पटेल सरपंच, सोनिया डाबला, पुष्पा सिंगल, सुरेश भाटिया, बलवीर मेघवाल नवा, दानाराम जी, धर्मपाल जी कटारिया सरपंच, प्रीत मेघवाल, खीलूराम जी सरपंच, चंद्रभान जी नायक और सभी विराजमान मेरे मोतियों से भी महंगे आप सभी किसान भाइयों, मेरे दलित भाइयों और मेरी मातृशक्ति, आप काफी समय से यहां विराजमान हैं, बोर भी हुए होंगे, कईयों को लघु संख्या की भी इच्छा हो रही होगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जिससे कि आप बोरियत हो, क्योंकि कृष्णा जी ने सारी विस्तार से आपको बात बता दी। लेकिन कुछ बातें जब मैं आया हूं तो मेरे को भी बताना बहुत जरूरी है कि मेरे यहां आने का मकसद क्या है। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता 2 बार बोले, मैंने देखा कि वो बसपा से आए हुए हैं। एक तो साथी सुरेश भाटिया बोला, एक नायक बोले। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर सारी बात आपको बता दी। मैं आपको थोड़ा सा आजादी से पहले भी ले जाना चाहूंगा कि इस देश में आजादी से पहले हमारा समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। यहां की जो मनुवादी व्यवस्था थी उसमें 4 तरह की वर्ण व्यवस्था थी। ये जो मेरी अंगुली है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य जिनको व्यापारी कहते हैं, और चौथे नंबर पे शूद्र। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था ये जो खड़ी लाइन है, अगर इस देश को आगे ले जाना है तो इस खड़ी लाइन को बड़ी लाइन कर दो, समानता दे दो, इस देश में सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है साथियों कि बाबा साहब जन्म हुआ उनका 1891 में, उससे पहले हमारे दलित समाज की दुर्दशा ये थी कि हम बस्तियों से बाहर रहने को मजबूर थे। जब बस्ती में आते थे तो हमें हांडी रखनी पड़ती थी, थूकना भी है तो हांडी में, पीछे झाड़ू, कि हमारे पैर भी मरने नहीं चाहिए धरती पर, धरती अपवित्र हो जाएगी। बाबा साहब जब स्कूल में गए, पढ़ने में इंटेलिजेंट थे, एक बार जब बोर्ड के ऊपर मास्टर जी ने कहा कुछ पढ़ के बताओ, लिख के बताओ, बाबा साहब खड़े होकर के लिखने लगे। उस बोर्ड के पीछे ऊपर जाति के लोगों के टिफिन पड़े थे। छात्रों ने कहा हमारा टिफिन जो है भिग जाएगा, छूट हो जाएगा। बाबा साहब बोर्ड के हाथ नहीं लगा सकते, मास्टर जी ने मना कर दिया। लेकिन मैं ये बात आज इसलिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के साथ में स्कूल में भी छूआछूत हुई, बाहर में बाहर बैठ के दांत पट्टी पे पढ़ने को मजबूर हुए, पानी भी ऊपर से पिलाया जाता था, लेकिन बाबा साहब घबराए नहीं। बाबा साहब जब 12वीं के बाद में आगे बढ़े तो वो उस टाइम के महाराजा साहू जी महाराज, जो पिछड़ी जाति के थे, जैसे जाट, विष्णोई, सुधार, कुमार, अभी मंडल आयोग के अंदर पिछड़ी जाति में है, साहू जी महाराज ने घोषणा की कि कोई भी छात्र अगर विदेश में पढ़ना चाहता है मैं इसको ये सीट दूंगा। जैसे कृष्णा पूनिया जी ने भी घोषणा की कॉलेजों की, स्कूलों की, अंग्रेजी स्कूलों की बात की। उस टाइम हमारे देश में स्कूल नहीं थी।
अंग्रेज आने से पहले अगर कोई दलित स्कूल में जाता है, उनके कान में शीशा भर दो, कोई ज्ञान सुनता है उनकी जीभ काट लो। ये हमारे शास्त्रों में व्यवस्था थी। लेकिन बाबा साहब ने साहू जी महाराज से स्कॉलरशिप लेके अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सर पीएचडी के पढ़ने के बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर वापस आएगा तो साहू जी महाराज के यहां नौकरी करनी पड़ेगी। मैं ये बात पीछे से थोड़ी सी इसलिए सुना रहा हूं ताकि हमारे किसान भाई, दलित भाई जो बाहर से आए हैं, आज हम आराम से बैठे हैं, हमारे साथ में छुआछूत नहीं हो रही है। इसका कारण बाबा साहब थे। लेकिन जिस बाबा साहब ने क्या क्या तकलीफें झेली हमें सुविधा देने के लिए, उनका भी थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाहता हूं। लेकिन कोलंबिया में बाबा साहब पढ़े और आज मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, बराक ओबामा तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने जब वहां अमेरिका में सर्वे करवाया कि 300 सालों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन, तो नाम निकल के आया कि उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बराक ओबामा ने कहा कि अगर ये अमेरिका में पैदा होता तो हम उसको उपाधि देते उगता हुआ सूर्य। नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका तत्कालीन लीडर, जिसकी जिंदगी हकीकत जेल में बीती, उन्हें कहा था कि अगर भारत में रहने लायक कोई चीज है वो है डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। इसलिए साथियों, ये हमें एक दिन में नहीं मिल गया सारा कुछ। और उसी बराक ओबामा ने वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे बड़ी प्रतिमा लगाई डॉक्टर अम्बेडकर की, और प्रतिमा लगा करके और उसको लिखा ऊपर सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। इसके अंदर 6 विद्वान है साथियों, जिसमें कार्ल मार्क्स है जो कम्युनिस्ट है, इब्राहिम लिंकन का भी नाम आता है, सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर अम्बेडकर का, कि किसी ने अगर गुलामों को शासन बनाने का सपना दिखाया और पहुंचाया, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए साथियों, 6 विद्वान, जब ये 1931 और 32 के अंदर देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, अमेरिका में गोलमेज सम्मेलन था इंग्लैंड के अंदर, और जब वहां जाने का नंबर आया तो बाबा साहब की पत्नी थी रमाबाई। मेरी माताओं को सुनना बहुत जरूरी है ये बात। रमाबाई ने कहा, बाबा साहब 3 बच्चे खत्म हो गए, राजरत्न बीमार है, घर में पैसा नहीं है, अगर आप जा रहे हो गोलमेज सम्मेलन में, ये लड़का नहीं बच पाएगा। तो उत्तर में बाबा साहब ने क्या कहा, वो आपके लिए बहुत काम की चीज है। बाबा साहब ने कहा, रमाबाई अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया, वहां देश के संविधान पे चर्चा होनी है, आने वाले समय में संविधान बनेगा, इस देश को आजादी मिलेगी, और मेरा एक सपना है कि मेरा जो दबा कुचला समाज है, जिसको अछूत कह के भारत में पुकारते हैं, जिसकी छाया छूने के लिए लोग तैयार नहीं है, उसका हाथ का पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, यदि मैं सम्मेलन में नहीं गया, मैं उनको आरक्षण नहीं दिला पाऊंगा। मेरा सपना है कि आने वाले समय में मेरा बेटा दलित कैबिनेट मंत्री बने, मेरे बेटा कलेक्टर बने, मेरा देश का प्रधानमंत्री बने, मेरे देश में दलित जो है एसपी बने। आज उसी संविधान का परिणाम है कि गोविंद राम मेघवाल कैबिनेट मंत्री के रूप में आपके बीच में खड़ा है। बाबा साहब गए गोलमेज सम्मेलन में, किसी से राजरत्न की डेथ है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अगर कहीं मंदिर में बैठ के घंटियां बजाते तो आज गोविंद राम आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती, हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब ने उस वक्त कहा जब लोग आजादी का समय आया और जब विदेशों में गए कि हमारे देश का संविधान कैसा हो, राजतंत्र बने या प्रजातंत्र बने। पूरे विश्व के अंदर प्रजातंत्र की आंधी चल रही थी। रूस में प्रजातंत्र आ चुका था, अमेरिका अलग प्रजातंत्र बन चुका था, फ्रांस में प्रजातंत्र आ चुका था। तो वहां उन्होंने कहा कि यहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पढ़ के गया है, आप उस डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का दे दो, तुम्हारे देश का कल्याण हो जाएगा। इसलिए साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वापस आए और डॉक्टर बाबा साहब के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा
कि बाबा साहब आप संविधान बनाने का काम करो। अभी मुझे जो प्रतिमा दी गई शिक्षक संघ की तरफ से, वो बाबा साहब संविधान भेंट कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा साहब की लिखी हुई एक पुस्तक वो इस देश का कानून है। आज हमारा सौभाग्य है और वो ताकतवर इतना है कि आज भी जो जातिवादी के कीड़े हैं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं। आप सोचिए उस मूर्ति में कितनी ताकत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि या तो जिंदगी में ऐसा कर दो कि लोग मरने के बाद याद करें और आपकी प्रतिमा लगाने के लिए मजबूर हो जाए, और या कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ पढ़ करके विद्वान बने। इसलिए बाबा साहब के गुरु थे ज्योतिबा फुले, जात के थे वाली। उन्होंने एक बात कही थी 1948 में, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को स्कूल में नहीं ले जाया जाता था। उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई। उन्होंने सबसे पहले सावित्रीबाई को पढ़ाया और पुणे के अंदर, इस देश के अंदर अगर सबसे पहली अगर महिला स्कूल खोली गई उसका नाम था सावित्रीबाई। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। उसके लिए ताली बजा के आप स्वागत करें। क्योंकि वो जाती थी वो एक साड़ी साथ ले जाती थी। जो धर्म के ठेकेदार थे उस साड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि सावित्री देवी, ये सावित्रीबाई जो है बच्चियों को बिगाड़ रही है, ये पढ़ाने का काम कर रही है, ये दलितों को पढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने एक बात कही थी कि शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं, और गति के बिना अर्थ नहीं। अर्थ का मतलब रुपया पैसा नहीं, और रुपये पैसे के बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। ये मेरे सूत्र भाइयों, हमें संपत्ति से वंचित कर दिया, हमें जमीन से वंचित कर दिया, हमें शिक्षा से वंचित कर दिया। आज भी उसका दर्द झेल रहे हैं कि आज भी हमारा 70 साल से ज्यादा है, उस आदमी के पास में एजुकेशन नहीं है। और ये 1848 में ज्योतिबा फुले जात का मालिक था। उसने कहा था कि जिस घर में एजुकेशन नहीं है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं कहने आया हूं कि शिक्षा वो शेर की का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह धारेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। इसलिए मैं याद करना चाहता हूं आज डॉक्टर अम्बेडकर को कि अम्बेडकर साहब ने आपको शिक्षा का अलग जगाया। जब वो अमेरिका से देश में आए तो आपको आश्चर्य होगा कि उनकी नाव में भारी किताबों की जो है लाइब्रेरी थी। उनके पास में धन नहीं था, उनके पास में पुस्तकें थी। और बाबा साहब ने कहा कि पुस्तक बोलती नहीं है, लेकिन पुस्तक को पढ़ पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं। इसलिए कबीर ने एक बात कही, कबीर को भी डॉक्टर अम्बेडकर ने गुरु माना। और अब कबीर ने क्या कहा, पत्थर पूछे हर मिले तो मैं पूछूं पहाड़। पत्थर पूछे हर मिले तो मैं पूछूं पहाड़। उससे तो आटे की चकी भली पीस खाए संसार। इसलिए मेरे दलित भाइयों, आपने मंदिर में देखा है पुजारी है और कुछ लोग बाहर बैठे हैं। उनको क्या कहते हो आप लोग? वो मांगते हुए नजर आते हैं। क्या कहते हो? भिखारी। एक कोई पैसे वाला आदमी चला गया मंदिर में। जब बाहर आया मंदिर से तो उसने, भिखारी ने कहा मैं आज सुबह से भूखा हूं, कुछ खाने के लिए दो। तो उसने जवाब क्या दिया कि इस मंदिर, तो उसने क्या कहा कि मंदिर वाले से मांगो। तो भिखारी ने कहा मंदिर के आगे बैठे तो मेरे को वर्ष बीत गए हैं, लेकिन तेरी जेब में कुछ पैसे दिख रहे हैं मेरे को, तेरे सोने की चैन है, मुझे 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था कर दे। आप इस बात को समझना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा जो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को आगे बढ़ाने का काम करती है। बाबा साहब की 1956 में डेथ हो गई। इस संविधान को आगे किसने बढ़ाया? उसका नाम है कांग्रेस। 1885 में पैदा हुई। सबसे पहले कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू रईस होते हुए 12 साल जेल में रहा। अभी मैं गया था जेतो, मेरी ड्यूटी लगाई थी पार्टी ने पंजाब में। जेतो वो जगह है जहां सिखों का कत्लेआम हुआ अंग्रेजों के द्वारा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां जेल हुई जब हो गए। 2 साल वहां जेल में थे, 12 साल। और उस नेहरू पर टिप्पणियां की जा रही है। हमारा महात्मा गांधी, आप जानते कि राष्ट्रपिता का उनको दर्जा दिया गया। अभी हमारे से पूर्व वक्ताओं ने कहा आरएसएस,
आपको समझना पड़ेगा कि गांव के आदमी के मन में बात उठेगी, आरएसएस है क्या? ये आरएसएस 1927 में पैदा हुआ, देश हमारा गुलाम था। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में बांटने के लिए एक आरएसएस बनाया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक। आपको में मिल जाएंगे डंडे लेकर के। आपने किसी भी संगठन के हाथ में डंडे नहीं देखे होंगे, लाठियां नहीं देखी होगी। आरएसएस डंडे लेकर सुबह सुबह हाफ पैंट पहन के निकलते हैं। 1927 में पैदा हुआ, आजादी की लड़ाई चल रही थी। इसलिए मैं मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि आजादी के अंदर आरएसएस ने कभी नाखून भी नहीं कटवाया। आपको पता है भगत सिंह हंसते हंसते जेल में पहुंच गए, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ने का काम किया, और कांग्रेस की जब आंधी चल रही थी, हमारे देश के रणबांकुरे लोग शहीद हो गए। कहां? सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल कहां है? पोर्ट ब्लेयर में। मैं गया था पिछली बार, 3 से 8 एमएलए था। वहां देखते हैं कि फांसियां चढ़ी लोगों को, क्योंकि वहां चारों तरफ समुद्र है। जो भी देश की आजादी की बात करता था उसको उठा करके जेल में डाल देता था। इनका नेता था सावरकर, एक कलेक्टर की हत्या कर दी थी, उसके बाद सेलुलर जेल में बंद किया। रिकॉर्ड के अंदर है, अगर इस मीटिंग के अंदर कोई आरएसएस का आदमी है, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि सावरकर की पुस्तक पढ़ लेना। उसने लिखा है 2 बार अंग्रेजों से गलती मांगी कि मैं आजादी की लड़ी नहीं लड़ूंगा, मैं अंग्रेजों के समर्थन में रहूंगा। आज ये आरएसएस और ये बीजेपी वाले सावरकर को पूजने का काम कर रहे हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने 9 बार गलती मांगी थी। अभी दीनदयाल की बात कर रहे थे। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके सामने एक विचारधारा है कांग्रेस की, जो बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ा रही है। एक विचारधारा है आरएसएस की, जिसने 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। इस देश का पहला आतंकवादी था, उसका नाम है नाथूराम गोडसे। किस संगठन से था? आरएसएस से। इन्होंने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 कर दिए, और हकीकत ये थी कि आजादी से बौखला गए थे। ये लोग हिंदू राष्ट्र उस वक्त बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने 1948 के अंदर आरएसएस पे बैन लगा दिया कि आरएसएस नाम का संगठन नहीं चलेगा। फिर उन्होंने गलतियां मांगी, फिर पैर पकड़े कांग्रेस के नेताओं के, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 48 में महात्मा गांधी को गोली मार दी। उसके बाद देश आगे बढ़ता गया। लेकिन मैंने बात जो कही, आप घर में लिख के जाना, पूरी किताबें छान लेना, कहीं भी आरएसएस का इतिहास आजादी में नहीं मिलेगा। आजादी में एक ही मिलेगा कि 1948 में जिस आदमी ने आजादी की लड़ाई लड़ी वो था महात्मा गांधी। उसको गोली मारने का काम आरएसएस ने किया। इसलिए साथियों, अब ये 2 विचारधारा है। एक विचारधारा कांग्रेस की, जो इस देश में भाईचारा चाहती है, इस देश में समानता चाहती है, इस देश में संविधान चाहती है, इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत इस देश में कानून व्यवस्था चाहती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही है। 2002 के अंदर गोधरा कांड हुआ, मुख्यमंत्री थे, आपको पता है मोदी। पहले एक बोगी में आग लगाई गई, हिंदुओं के लड़के चले, और बाद में 2000 मुसलमानों को जलाया गया, और उसके बाद में आपने प्रधानमंत्री बना दिया। आपको याद है कि 2019 में पुलवामा कांड हुआ, क्योंकि मोदी जी हमेशा एक ही बात जानते हैं, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, इनको बांटो और इनको जो फूक डालो, राज करो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, दलित भाइयों, तुम्हारे संविधान को आरएसएस चलाने का काम कर रहा है, और यदि संविधान चला गया, तुम्हारा वोट का अधिकार खत्म हो गया, फिर आपको पूछने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपको पता है आरक्षण खत्म कर दिया, तुम्हारे आरक्षण के अंदर प्रमोशन खत्म कर दिया। हमारे नौजवान 2 अप्रैल को जब जुलूस निकाला, पूरे देश में भाजपा के लोगों ने हमारे 17 नौजवानों को शहीद कर दिया। अभी मेरे सामने अर्जी आई शिक्षक संघ की कि 2 अप्रैल के मुकदमे वापस लो, लेकिन मैं दलितों से संकल्प दिलाना चाहता हूं कि यदि इस देश में आपको जिंदा रहना है, आपको मजबूत रहना है, हमें नौकरियां सुनिश्चित करनी है, हमारे बच्चों को कैबिनेट भी बनाना है, हमारे लोगों को कलेक्टर भी बनाना है, हमारे लोगों को व्यापारी भी बनाना है, तो आपको कांग्रेस का हाथ मजबूत करना पड़ेगा। और यदि आप भाजपा के चक्कर में आ गए और ये मायावती नारा देती है
आदि नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। मायावती जी क्यों ठग रहे हो दलितों को? अपराधी लोगों को टिकट दे करके भेजते हो, टिकट से पहले पैसा लेने का काम करते हो। और वही एमएलए जो इनकी टिकट लेते हैं वो सारे के सारे पार्टी छोड़ करके और मायावती पर आरोप लगाया कि ये पैसे लेके टिकट देती है, इसलिए 6 के 6 एमएलए पार्टी छोड़ चुके हैं। इसलिए एमएलए मेरी भाइयों हमें मूर्ख बनाने के लिए हाथी भेज देते हैं, क्योंकि हाथी इसलिए भेजते हैं कि ये आरएसएस को वोट नहीं देंगे, कमल के फूल को वोट नहीं देंगे, अपराधी को वोट नहीं दे देंगे, तो ये जाके हाथी का चिन्ह लेकर के आ जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए मायावती का सुपड़ा साफ हो गया। मायावती के घर में जन्मदिन के आधार पर 400 करोड़ रुपए थे, मोदी ने इनकम टैक्स भेज के जब्त करवा दिया, क्योंकि मोदी और अमित शाह तानाशाह है। आपने हिटलर का सुना होगा, एक टाइम जब हम जुलूस निकालते थे तो नारा लगता था प्रजातंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज के टाइम में हिटलर है मोदी और अमित शाह। 2014 में नारा किया अच्छे दिन आने वाले हैं, और किया क्या? 2016 में सबसे पहले नोटबंदी की, 1500 का नोट बंद किया, 2000 का नोट चालू किया। इनका 2 साल 5 साल भी नोट चल नहीं पाया। आज तुम्हारा 2000 का नोट रद्दी में टोकरी में डाल दिया। फिर इन्होंने राफेल 500 करोड़ की 1600 करोड़ में खरीदने का काम किया। जब 19 में पार्लियामेंट आया, पुलवामा कांड करवाया, जहां एक आदमी नहीं जा सकती ये पड़ी, वहां 15 दिन से वहां हमारे सिपाही मांग रहे थे कि हमारे भाई साहब तो हमें खतरा है, मोदी को षड्यंत्र करना था, वह हवाई जहाज नहीं दिया और वो लोग ट्रक में जा रहे थे और आईडीएक्स का भरा हुआ ट्रक टकराया और 40 नौजवान हमारे शहीद हो गए। उन्हीं का राज्यपाल रहा हुआ सतपाल मलिक, उसने ये पोल खोली है कि मैंने कहा था मोदी जी हमारी लापरवाही से हमारे जवान मर गए हैं। उन्होंने, मोदी ने कहा आप चुप रहिए, और 19 के अंदर सिपाहियों के चुनाव आने लगे, वहां कानपुर में हिंदू और मुसलमान का दंगा करवा दिया। इसलिए साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर विश्व का माना हुआ विद्वान, उसने कहा इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जबकि उसके साथ में छुआछूत हुई, उसके साथ में अत्याचार हुए, जब तालाब पे पानी पीने गए सब फोड़ दिया, पैर तोड़ दिए, मंदिर में घुसे, मंदिर में नहीं घुसने दिया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने रंजिश नहीं रखी, संविधान बनाया तो पिछड़ों के लिए मंडल आयोग दिया, दलितों के लिए आरक्षण देने का काम किया। आज कांग्रेस उसी नीति से आगे चल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत को कि आपके घर घर में 100 यूनिट बिजली फ्री, आपके ट्यूबवेल पर 2000 बिजली फ्री, पूरे भारत के अंदर कहीं भी 25 लाख का इलाज फ्री नहीं है, आपको 25 लाख तक का इलाज फ्री देने का काम किया। आप अशोक गहलोत के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, क्योंकि आपने एक वोट दिया था वो बहुत ताकतवर था। आज हमारी बहन अगर किसके घर में जाएगी, वहां की लड़की जो है पहलवान या खिलाड़ी बनने की सोच रखेगी। वहां के घर की लड़की वो सोचेगी मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनूं, मैं कृष्णा जी की तरह अच्छी पढ़ाई करूं। कृष्णा जी आपके सामने बहुत अच्छी बात कह रही है। वो मेरे सामने पूर्व वक्ता ने एक बात कही थी कि पहले राजगढ़ जो है इस नाम से जाना जाता था कि चुनाव में अपराध होते थे, मर्डर होते थे, हत्याएं होती थी। मैं पुनिया जी आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे राजगढ़ की धारा बदल दी। आपने अपराध की बजाय लोगों में एजुकेशन पैदा कर दिया, आपने खिलाड़ी पैदा कर दिए। आज कृष्णा जी को देखते ही हमारी बच्चियों में हौसला आता है। आज सैकड़ों की संख्या में हमारी महिलाएं मीटिंग में आ रही है, इसकी प्रेरणा आप है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश का संविधान खतरे में है। संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अगर संविधान खत्म हो गया, हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज बड़े शहर में कहीं भी चले जाओ, आपको दलितों की व्यापार में दुकान नहीं मिलेगी। इसलिए मैं नहीं कह सकता ठेकेदार नहीं मिलेगा, आपको बड़ा बिजनेसमैन नहीं मिलेगा। छोटा मोटा नौकरी थी आरक्षण में, वो नौकरियां खा गए मोदी जी। अभी कहा था भाई मनोज ने 200 आईएएस बना दिए बिना आरक्षण के, बिना नौकरी के, क्योंकि वहां तो ओम बिरला बैठा है, अमित शाह बैठे हैं। नोटबंदी करके 2 लाख फैक्ट्रियां बंद कर दी। आज जब कोरोना आया
तो आपको याद है इन्होंने कहा था मोबाइल की लाइट करो, घंटी बजाओ, गाय का मूत्र पी लो तो मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा। अंधभक्त कहते थे गोबर से स्नान कर लो। अरे एक हमारे एमपी मंत्री हैं, उनका नाम है अर्जुन राम, वो अपने प्रिय का पापड़ नहीं बिक रहा था, वो था मित्र। तो उन्होंने कहा भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। अब इनसे क्या उम्मीद करते हो, पढ़ा लिखा आदमी तुम्हारे चूरू में कलेक्टर रहा होगा और वो कहता है कि भाभी जी के पापड़ खाओ अरे कोरोना भगाओ। अरे दूसरे दिन अपनी पत्नी को लेकर बैठा है, दीप को जलाना है और मोदी जी का कहना है और कोरोना भगाना है, और शाम को थाली बजा रहे। हमारे यहाँ थाली कब बजती है? अभी महंगाई की रात के गुरु देखी थी कि बच्चों के जन्मदिन पर थाली बजाते हैं लोग। बच्चा पैदा होता है तो थाली बजाते हैं, तो मोदी जी तो कोई आपको पता है घर बसाया ही नहीं। आदित्यनाथ जी की कुमारे हैं, इनको क्या पता बेट बेटी क्या है, इनको क्या पता परिवार क्या है, इसलिए बेऔलाद लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के लोगों के बच्चे सारे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं विदेशों में, और आपको कहेंगे मोबाइल पर दिन भर पकड़े बैठो और आप हिंदू मुसलमान करो। इसलिए ये मेरे छत्तीस कौम के भाइयों, ये बगीचे में वही माली अच्छा होता है जो सब पौधों को बराबर का पानी देने का काम करता है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसका नेता अशोक गहलोत है, जिनकी नेता कृष्णा पूनिया है, जिनका नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी की इंदिरा गांधी की शहादत हो गई, राजीव गांधी उसकी वंशज उड़ा दिया। आज उन्हीं का पौत्र, उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कि बैंक मुझे तो लूट के गए, नेहरू मोदी 30,000 करोड़, विजय माल्या 30,000 करोड़, ललित मोदी 5,000 करोड़, ये सारे के सारे गुजरात में क्यों है और सबके आगे मोदी क्यों लग रहा है? इतने में उनको सजा दे दी। एक एमएलए से सजा करवा दी, केस करवा दिया, थोड़े दिन पेंडिंग पड़ा रहा, और फिर वो सूद के अंदर इन्होंने अपनी जो हमारी जो न्यायपालिका है उनको भी खरीदने का काम कर रहे हैं। और सभी संवैधानिक संस्थाओं पर ये जो आरएसएस के लोग हैं, नाथूराम के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, दिन भर जहर फैलाने का काम करते हैं देश में, जाति और धर्म के लोगों के बीच में वो लोगों को स्थापित कर दिया है। इसलिए साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि मोदी और अमित शाह जो पूरे देश में जहर बांट रहे हैं, हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे राहुल गांधी जी ने पूछा पार्लियामेंट में कि बताइए कि अडानी जी विदेशों में जाकर कंपनियां खोल ली, उनके खाते में 20,000 करोड़ रुपए हैं, और उनकी हवाई जहाज में मोदी जी ने सैर किए, घूमे, उनका फोटो दिखाया, हवाई जहाज उन्होंने पार्लियामेंट में बंद कर दिए माई, और 2 साल की सजा करा दी सूद के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर कर दिया और घर खाली करवा दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसके बाद जब राहुल गांधी जी को घर छुड़वाया, उसके बाद एक कर्नाटक में चुनाव हुआ विधानसभा में, कर्नाटक के लोगों ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह, आपने राहुल को घर खाली कराया है, हम कर्नाटक में आपका सूपड़ा साफ कर देंगे, और सूपड़ा साफ कर दिया। आपको याद है पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया तो राहुल गांधी जी पहले आजादी के बाद देता है जिन्होंने 3500 किलोमीटर पैदल चले भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा में प्रदेश का संयोजक था हमारी बहन कृष्णा पूनिया भी बढ़ चढ़ के आगे चलती थी, क्योंकि ये हष्टपुष्ट है, ये आगे चलती थी, और उनमें एक किनारा था राहुल जी का, नफरत के बाजार में हमने बहुत की दुकान खोली है, और वो दुकान खोली कर्नाटक में, वो चल रही है राजस्थान में। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 3500 किलोमीटर यात्रा करने के बाद ये घर आ गए, क्योंकि राहुल गांधी से उम्मीद नहीं थी कि ये 3500 किलोमीटर पैदल चलने का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम भी 500 किलोमीटर चले, लेकिन हम थक जाते थे, लेकिन राहुल गांधी का मुकाबला नहीं था। इसलिए राहुल गांधी से बौखलाए हुए हैं। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर आज राहुल गांधी का परिवार, जिसने दोनों शहादत दी, वो परिवार अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर आप और हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया है कि आज देश में ठीक का मेरे नौजवानों ने हमें देश को संविधान दे बचाना है। और एक दलित भाइयों, मैंने आपको बाबा साहब के बारे में शॉर्ट में बता दी कि बाबा साहब ने आपको पशु से मानव बनाने के लिए अपना सारा परिवार खत्म कर लिया,
बड़े बड़े लोगों से लड़ने लग गए, लेकिन कभी समझौता नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि आपका बेटा कलेक्टर है, आपका बेटा एसपी है, आपके बेटे मास्टर हैं, आप बोलने की आजादी है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस को, कि कांग्रेस नहीं होती तो गोविंद राम मेघवाल भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनता। ये मंत्री ऐसा को बनाते हैं जो कोरोना में मूत्र बांटने की सलाह देते हैं अर्जुन राम जैसे। और एक हमारे मध्यम है खटीक, वो क्या कहता है, ईद के दिन बकरे कटने से पानी की कमी आ रही है। अरे मदन जी, जिस खटीक समाज से तुम आते हो, वो बेचारे बकरे काट के अपना टाइम पास कर रहे हैं, तुम कम से कम खटीक के बारे में सोच लो। इसलिए ये ऐसी ऐसी बातें करके आपको भ्रमित करेंगे। और लास्ट में मैं कहूंगा, इस देश का मीडिया बिक चुका है। टेलीविजन को देखना कुछ दिन के लिए बंद कर दो। अडानी और अंबानी ने खरीद लिया है 60 चैनल, शाम को टाई लगा के आएंगे, दिन भर मोदी का गुणगान करेंगे। 1000 किलोमीटर चाइना अंदर आ चुका है। इनको पूछो, तुम 56 इंची के सीने वाले क्या कर रहे हो? चाइना आज तक कभी अंदर नहीं आया, लेकिन ये कोई भी नहीं बोल रहा है। 56 इंची का सीना लेके चल रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान को कहते थे 1 सर के बदले 14-15 सर में लाऊंगा। आज हालत क्या है? आज हालत खराब है। बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, फर्जी सब्जी स्ट्राइक कर दी, 40 नौजवान उड़ गए। आए दिन आतंकवादी घटना हो रही है। और आप याद करो, जब नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने कहा था आतंकवादियों से पास में नोट है, उनको जमा करना जरूरी है। उसने 8,000 करोड़ का घोटाला किया था। आज अंबानी और अडानी के कम से कम 50,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। और 2014 में इन्होंने कहा था मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, लेकिन 1 रुपया माफ नहीं किया। हमारे 3 कृषि कानून लाए, अगर वो कृषि कानून लागू हो जाते, हमारी जमीनें सारी छिन जाती। मैं उन 700 किसानों को नमन करना चाहता हूं जो शहीद हुए, और मोदी को 378 दिन बाद माइक पे आके कहना पड़ा कि मेरी गलती हो गई, मैं ये कृषि कानून वापस ले रहा हूं। इसलिए साथियों, अहिंसापूर्ण लड़ाई में बड़ी ताकत है, अंबेडकर के संविधान में बड़ी ताकत है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसापूर्ण लड़ाई लड़ो। किसानों ने लड़ाई लड़ी, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी और अमित शाह को झुकना पड़ा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके सामने 2 तरह की सोच है। एक तरफ हमने महंगाई में राहत दे दी, 500 रुपए में आपको गैस की टंकी मिलेगी, बुजुर्ग गाय मरेगी तो 40,000 रुपए मिलेंगे। आने वाले टाइम में हमारी मां बेटी को स्मार्टफोन बांटने का काम किया जा रहा है, 1000 रुपए पेंशन कर दी। और जो कर्मचारी थे पूरे भारत में भी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी उन्होंने। कर्मचारी आपके साथ में, इन्होंने बेरोजगारी कर दी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा में नारा दिया था महंगाई कम करो। डीजल पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, गैस की टंकी 1100 रुपए है, सरसों का तेल 200 रुपए है। और उन्होंने कहा था मोबिलिटी से मत करो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ मत। ये सिख को लड़ाते हैं गैर सिख से, जाट को लड़ाते हैं गैर जाट से, दलित को लड़ाते हैं शर्म से, और मुसलमानों को कहते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ। अरे ये देश तुम्हारे बाप का है? ये देश हमने खून पसीने से बनाया है, लाखों लोग शहीद हुए हैं जब ये देश बना है। ये देश कोई आरएसएस और बीजेपी वालों को बाप का नहीं है कि हर एक को कह देते तुम देश छोड़ के चले जाओ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मीडिया के भरोसे मत चलना। अधिकतर जो ये प्रिंट मीडिया है, आपका ये भी बिक चुका है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी है ये बिक चुका है। व्हाट्सएप पर दिन भर हजारों लड़के बिठा रखे हैं, दिन भर झूठ चलाते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश करते हैं, तुम्हारे संविधान को जलाने की साजिश करते हैं। इसलिए ये मेरे किसान भाइयों, ये मेरे दलित भाइयों, ये मेरी मां बहनों, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि आगे चलकर वो एसपी कलेक्टर बनेगा। और किसान भाइयों से मेरी अपील है कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि पांव खेत में नजर जयपुर और दिल्ली पर रखो। पांव खेत में इसलिए जरूरी है कि अनाज पैदा होता है, और दिल्ली और जयपुर में नजर इसलिए जरूरी है कि अगर मोदी और अमित शाह लगातार आते रहे तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, हमारे देश को बांट देंगे। आए दिन पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, तभी पाकिस्तान कहां मुकाबला करेगा भारत का। आज ये कहते हैं विश्व शक्ति है,
और यहाँ लोगों को लड़ा रहे हैं, मरा रहे हैं। इसलिए हमें देश को बचाना है, हमारे प्रजातंत्र को बचाना है। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग जो हमारे अशोक गहलोत जी की योजना है, उन योजनाओं को मजबूत करें, बहन कृष्णा पूरी हाथ मजबूत करें, ताकि हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो। 2023 दिसंबर तक जितने भी लोग आए हैं, आज के बाद घर घर में लग जाएं। इनका खूब जो प्रचार है, कितना प्रचार है, उसको बंद कराएं और घर घर पहुंच करके और हाथ के निशान का प्रचार करना है। राहुल गांधी का हाथ मजबूत करना है, सोनिया गांधी का हाथ मजबूत करना है, अशोक गहलोत और कृष्णा सोनिया का हाथ मजबूत करना है। अगर आप संकल्प लेते हैं और आज के बाद प्रण लेते हैं कि हम सरगर प्रचारक बन करके और कांग्रेस को मजबूत करेंगे, मैं विशेष दलित भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप अपने नेता की इज्जत नहीं करोगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। आज हम 4 कैबिनेट मंत्री हैं, मैं संकल्प लेकर कह रहा हूं कि कांग्रेस बचेगी तो दलित का सम्मान बचेगा, आपकी नौकरी बचेगी, आपकी स्वतंत्रता बचेगी। अगर मोदी जैसे आ गए तो लड़ा लड़ा के मार देंगे। इसलिए मेरे दलित भाइयों, आपकी मायावती मोदी के शरण में जा चुकी है। आपका बिहार का नेता रामविलास का बेटा, ये भी बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं। इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश के पैसे पर इस हाथी को छोड़ दो और अपराधियों को वोट देना बंद कर दो। इसलिए मैं आग्रह करने के लिए आया विशेषकर दलित भाइयों से कि आज से लग जाए और जो 50,000 मायावती के हाथ को वोट दिया था, तो सारा का सारा वोट परिवर्तन करके और आप कृष्णा सोनिया के साथ में खड़े हो जाएंगे और दिन भर वोट के दिन उसी पेटी पे खड़े रहें, उसी बूथ पे खड़े रहें। क्योंकि कई मेरे जैसे घोड़े होते हैं, वो बूथ पर भीड़ देख के वोट देते हैं कि यार फिर अकेले में जाके क्या करेंगे, ये भीड़ ज्यादा है, अपना वोट भी जीत में। क्योंकि कई कहते हैं हमारा वोट हमेशा जीत में पड़ता है। तो अगर आप दिन भर बूथ पे खड़े रहेंगे, आपका बूथ मजबूत होगा। जो बीच का वोट होता है, न्यूट्रल वोट, वो वोट आपकी तरफ आएगा। और साथियों, मंदिर बड़ा नहीं होता है, पुजारी जो होता है वो मंदिर को पहुंचाता है। इसलिए आप लोग इस कांग्रेस को वापस मजबूत करें और जो आपके विकास के काम कुछ बच गए हैं, तो चुनाव के बाद फिर आप प्रशासन को कहना, हम सब मिलकर आपकी मुस्तैदी के लिए, आपको मजबूत करने के लिए प्रत्येक विकास का काम कराएंगे। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं फिर एक संकल्प दिलाऊंगा कि सारे के सारे कृष्णा जी के लिए प्रचार में लगोगे। सब दोनों हाथ खड़े करो और नारा दो, जय भीम, नारा भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ भाई